नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के जितने भी दिन हमारे पास बचे हुए हैं उनकी रणनीति के बारे में। रफली हम माने तो 50 से 55 दिन का समय हमारे पास है और इस दौरान हम किस तरीके से अपने सारे कंटेंट को मैनेज करते हुए कैसे एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस में रखते हुए और कि हमें सफलता मिल सके। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही एक पोस्ट डाला था कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसके संबंध में मैं इस वीडियो में बात करूं, क्योंकि लाइव सेशन करने में तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रश्न ठीक से ले नहीं पाते और बहुत बड़ा वीडियो बनने के बावजूद भी जरूरी बातें बीच में छूट जाती हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने सामान्य तौर पर कौन से प्रश्न पूछे हैं जिनका हम इसके बारे में एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। एक तो एग्जाम की डेट के बारे में कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, और जैसा कि हमने वीडियो बनाया है कि 50 दिन की रणनीति, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। फिर उसके बाद में अंक वितरण, जो अंक भार है वो इस बार आरपीएससी ने नहीं दिया है, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में 50 से 55 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, रिवीजन कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से दोनों पेपर को हम मैनेज करके चलें। फिर इसके बाद में एक प्रश्न पूछा था विद्यार्थियों ने कि पेपर का लेवल कैसा रह सकता है, किस हिसाब से अलग अलग जो पोर्शन है हमारे पेपर 1 में और 2 में उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद में एक प्रश्न पूछा था आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट कितने ज़रूरी हैं हमारी टेस्ट सीरीज या फिर जो भी प्रैक्टिस पेपर हमारे पास आते हैं अभी, जैसे फर्स्ट पेपर के लिए भी आने लगे हैं विषय आधारित भी। जैसे इतिहास की मैं बात करूँ तो पूरे आपका जो सेकंड पेपर है उसके आधार पर भी क्वेश्चन पेपर काफ़ी सारे आए हुए हैं, तो उन पर कितना फोकस करना चाहिए, क्या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लेने चाहिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे हैं। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, एक विद्यार्थी ने यह भी प्रश्न पूछा था जेडी चारण ने कि भाई 2 ऑप्शन यदि हमें लगे कि ये हम रिमूव कर सकते हैं, बाकी बचे हुए 2 में से एक से होगा, तो क्या उस पर हमें क्या सोचना चाहिए। इसके अलावा रिवीजन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, और इसके अलावा प्रश्न आते आते गलत हो जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। कुछ और भी क्वेश्चन थे, जैसे सीरियस स्टूडेंट्स कितने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन विद्यार्थियों ने पूछे हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि पेपर फर्स्ट के बारे में खास तौर से, क्योंकि सब्जेक्ट इस पे वीडियो में मैं लेकर चलूँगा तो वो हो नहीं पाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और ज़्यादातर जनरली मैं सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए इस पेपर में इस वीडियो में बात करूँगा। पेपर 1 में हमें किस प्रकार से अप्रोच रखनी चाहिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और हर टॉपिक में से भी, जैसे इतिहास में से भी जो पोर्शन है उसमें से किस किस पार्ट में से कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार की हम कुछ बातें करेंगे। और पहले पेपर में हम 45 से 50 का स्कोर कैसे कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट की तरह हम मान सकते हैं कि भाई अच्छा स्कोर माना जाता है, तो उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं और कितना पार्ट हम वहां से छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं। मेन क्वेश्चन जो इसके अंदर है एग्जाम की डेट के बारे में, और विद्यार्थियों को बुरा लगेगा लेकिन अभी भी ऐसा कुछ कंफर्म है नहीं, और मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़कर बोलूँ वो ठीक नहीं रहेगा। एग्जाम की डेट के बारे में जिस प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परीक्षा एजेंसियों से चर्चा की गई इस बात पर कि यदि प्रक्रियाधीन भर्तियों में इस 2 साल की छूट का लाभ दिया जाता है, जहां भी इसकी बात बनती है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में मैंने आपको बताया कि खास तौर से कोच की वैकेंसी में और पीटीआई और उर्दू की वैकेंसी में इसकी ज़्यादा संभावना बन रही थी छूट देने की। तो उसके संबंध में अभी ये बात चली कि परीक्षाएं समय पर करवाने का विचार है पूरा, और ये कुछ बात निकल के सामने आई। आपने भी एक दो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इस प्रकार की बातें सुनी होंगी। मैंने खुद ने भी आरपीएससी से बात करने की कोशिश की, आज भी मैं पूरे दिन फ़ोन पे ट्राई करता, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, और मैं सोच रहा था कि किसी प्रकार की बातों से कुछ हिंट निकल आए तो कोशिश करेंगे। लेकिन इसलिए मैं आज ये 50 दिन की रणनीति का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे हम वेट कर रहे हैं कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर स्थिति साफ हो जाए, लेकिन स्थिति साफ होने का मतलब ये है कि हम तो मान लो कि लंबी तैयारी के अप्रोच के साथ चल रहे हैं, और 10 दिन बाद में यदि अचानक से ऐसा आता है कि आपका टाइम टेबल आ गया कि भाई परीक्षा की ये तारीख है 2 से 4 हफ्ते के दौरान, तो फिर वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि 50 ही दिन का समय है तो उसमें से 10 दिन निकालना तो एकदम ये मान लीजिए कि बहुत ही बुरी स्थिति बन जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अभी फॉर्म रीओपन होने या न होने के संबंध में निश्चित रूप से कोई न्यूज़ नहीं है। होंगे तो भी फॉर्म रीओपन के लिए बहुत ही छोटी विंडो दी जा सकती है, यदि दिया जाए तो, वो भी संभावना कम लग रही है, लेकिन यदि दिया जाएगा तो एक छोटी कुछ 2-4 दिन का समय देकर और उनको भरवाया जा सकता है, समय दिया जा सकता है। लेकिन परीक्षा कोई बहुत ज़्यादा आगे जाने की संभावना नहीं है, और हम ये रिस्क ले भी नहीं सकते कि परीक्षा आगे जाएगी। मतलब थोड़ा बहुत यदि हिंट हो तो भी हम नहीं ले सकते, यदि नहीं हो तो क्या हो फिर।
तो और उससे कोई यदि आपकी तैयारी है, मान लीजिए कि परीक्षा 20 दिन लेट भी हो जाती है, तो उसके आप क्या 20 दिन तो आराम थोड़ी करेंगे, आपको तो पढ़ना ही है। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं परीक्षा के संबंध में। आपको एक, मैं जानता था कि आप वीडियो इसीलिए देख रहे हैं कि आप एक कॉन्क्रीट आंसर चाहते हैं कि फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे। मेरे पास उसका आंसर नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसके बाद में अंक वितरण और अंक भार के बारे में, जैसा कि आप सभी अभी जानते हैं कि आरपीएससी ने इस बार न तो सब्जेक्ट के अंदर और न फर्स्ट पेपर के अंदर ये बताया है कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सामान्य तौर पर फर्स्ट पेपर में हम 3 मेजर पार्ट मानते थे, वैसे 4 मेजर पार्ट होते हैं। जैसे एक इतिहास के 15 क्वेश्चन का, एक प्रबंधन के 15 क्वेश्चन का, एक करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन का और एक मैथ्स रीजनिंग के सांख्यिकी वाला एक जो पोर्शन है उसके 10 क्वेश्चन का एक बड़ा पार्ट होता है। तो मैथ्स रीजनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, चलो उसको न भी माने तो 3 वो बड़े पार्ट हैं। उसमें से एक पार्ट हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, इतिहास वाला, जिसके अंदर हम ये मानते थे कि 15 में से 11-12 प्रश्न कर पाना तो बहुत आसान रहता है, क्योंकि छोटा सा सिलेबस था और सामान्य तौर पर 10 से ऊपर का स्कोर बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बन जाता था। लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलें आ गई हैं और अभी ये देखिए, हम यही मानकर चलेंगे कि अंक भार लगभग वही रहेगा। तो उसी अंक भार के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप क्या पार्ट छोड़ सकते हैं और किस पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। फिर बात आती है कि 50 दिन में तैयारी कैसे करें। सामान्य तौर पर ये मैं मानता हूं कि जिनका टारगेट फर्स्ट ग्रेड था उन विद्यार्थियों ने भले ही बीच में 10-15 दिन रीड के लिए निकाल दिए हों, लेकिन फिर भी वो लगभग एक बार कोर्स कवर कर चुके हैं। हो सकता है फर्स्ट पेपर के अंदर कुछ थोड़ा बहुत पार्ट बुक्स नहीं आ पाने के कारण या लेट हो पाने के कारण, या जैसे करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो रह गया हो, तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो गई, हो सकता है आपके अभी तक मैनेज नहीं हो पाए हों। बाकी लगभग विद्यार्थियों के 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पर फोकस है उनका, उन्होंने लगभग अपना सब्जेक्ट कम से कम एक बार कर लिया है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने इससे ज़्यादा बार भी कर लिया है। तो वो तो पहले से कितने समय से तैयारी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लेट तैयारी शुरू करता है उसके चांसेस नहीं होते। फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। यदि आप किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं करते हैं या आप जैसे कोई हाउसवाइफ नहीं हैं, तो आपके, मैं समझता हूं कि मिनिमम आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं। अब कई बच्चों को ये लगता है कि 12 घंटे, तो मेरे को ये बताओ 24 में से बाकी 12 घंटे आप क्या करोगे। 6 से 7 घंटे आप सो सकते हो, खाना पीना और 2 घंटे में हो जाता है, मान लो 9 घंटे हो गए, तो उसके बाद में भी 15 घंटे बाकी रह जाते हैं। उसमें भी यदि आप बीच बीच में 2-3 घंटे में कुछ ब्रेक लोगे तो भी किसी भी सूरत में 12 से कम घंटे का समय तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जॉब करते हैं या जैसे मैंने बताया घर का काम जिन महिलाओं को करना पड़ता है, उनके लिए आप कोशिश करें कि कम से कम 8 घंटे का समय जरूर निकालें। अब उस पार्ट को हम पेपर 1 और 2 में डिवाइड कैसे करें। ये कोई जनरल रूल नहीं है कि आप पेपर 1 को कितना समय दें और पेपर 2 को कितना समय दें, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने पेपर 1 की ज़्यादा तैयारी कर रखी है पहले से, या अपना सब्जेक्ट पहले से काफ़ी कवर कर चुका है, तो वो कम ज़्यादा समय कर सकते हैं। लेकिन मैं एक सामान्य तौर पर ये बताऊँगा कि आपको, जैसे आपका अंक भार है 75 क्वेश्चन 150 अंक और दूसरे में 150 प्रश्न 300 अंक, तो लगभग आपका 3 पार्ट ये बन जाते हैं। सब्जेक्ट को आप 2 पार्ट मान लें और एक पार्ट आप अपना फर्स्ट पेपर को मान लें, तो उसी जैसे 12 घंटे को यदि मैं लेकर चलूँ तो लगभग 4 घंटे का समय आप पेपर 1 को दें और लगभग 8 घंटे का समय आप अपने सब्जेक्ट को दें। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, किसी पार्ट को आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार कर लिया है तो। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको कोई पार्ट बीच में ऐसा छोड़ना नहीं है कि आपने 20 दिन तक किसी पार्ट को टच ही नहीं किया। वो ऐसी स्थिति होती है कि बहुत जल्दी आपकी मेमोरी से वो चीज़ें हटने लगती हैं। लगातार यदि 2-4 दिन से जो चीज़ें यदि रिपीट होती रहें कोई सब्जेक्ट की, तो वो एक बढ़िया चांस रहता है कि आपकी मेमोरी स्थायी बने। तो आप कोशिश ये करें कि जैसे कई विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज भी आए, फ़ोन कॉल भी आए, उन्होंने ये कहा कि हम फर्स्ट पेपर में पूरी कोशिश करते हैं कि एक पेपर में जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनको दिन में एक बार जरूर देख लें। वो बहुत मुश्किल होगा। जैसे यदि आप 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं और उसमें आप ये सोचें कि आप करंट भी देख रहे हैं, आप हिस्ट्री भी देख रहे हैं, आप मैनेजमेंट, पॉलिटी और हिंदी, इंग्लिश, गणित सब कुछ यदि देखना चाह रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप दुविधा की स्थिति में ही जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी पार्ट को यदि आप 30 से 40 मिनट ही देखेंगे तो आप उसमें जब आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बनने लगेगा और चीज़ें आप उसमें, आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो कुछ मिनट के बाद में आप थोड़ा आपका दिमाग स्थायी होने लगता है, तो उसमें आप फिर आपका समय हो जाएगा और आप दूसरी किताब उठा लेंगे, तो ये दिक्कत है। इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। कम से कम भी आप माने तो फर्स्ट पेपर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। एक पार्ट में मेजर पोर्शन रखें आप तीनों, जैसे हिस्ट्री रख लिया आपने, करंट अफेयर्स रख लिया और प्रबंधन रख लिया। एक पार्ट उसमें से जरूर पढ़ें, ये 2 पार्ट पढ़ लें।
2 पार्ट दिन में आप जरूर पढ़ लें। और दूसरी तरफ आप ये जो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन वाले पार्ट हैं उनमें से किसी एक दो पार्ट को साथ साथ लेकर चलते रहें। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर के सारे ही पार्ट को एक ही दिन में ट्राई करें। आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। एक दिन आप यदि हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दूसरे दिन आप मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, या हो सकता है 4-5 दिन आप हिस्ट्री में कवर कर लें। जिसका जैसे प्रबंधन वगैरह है, मैनेजमेंट की किताब इस प्रकार की है जैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी 50 दिन के हिसाब से आपको नहीं जाना चाहिए। आप SS यादव की किताब भी जैसे मेरे पास रखी हुई है, SS यादव की किताब भी पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा जो डीप टॉपिक है उसमें भी आप शॉर्ट कीजिए, नोट्स मत बनाने लग जाना। अभी नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी। आप हाईलाइटर रखें, 2-4-5 ये जो हाईलाइटर आते हैं वो रखें, और आप उसमें से हाईलाइट करके रखें चीज़ों को, ताकि आप 2-2, 4-4 दिन में किताबों को रिवाइज कर पाएँ। जो छोटी किताबें हैं, प्रबंधन पार्ट बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा सिलेबस आपके नहीं है। यदि आप ठीक तरीके से भी करेंगे तो मैनेजमेंट में आप काफ़ी स्कोर कर सकते हैं। मैं अभी बात करूंगा पेपर 1 का, मैं एक PDF खोलूंगा जो अपने सिलेबस की है, उसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आपको उसके अंदर अप्रोच करना चाहिए। फिर उसके बाद में पेपर का लेवल कैसा रह सकता है। अब पेपर का लेवल देखिए, सामान्य तौर पर आपने प्रश्नों के स्तर में देखा होगा, बहुत आसान स्तर के प्रश्न होते हैं, लगभग 40% के करीब, 30% के करीब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। फिर लगभग 30% के करीब प्रश्न ऐसे होते हैं जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, और बाकी के प्रश्न थोड़े से कठिन आप मान सकते हैं। उसमें से भी 5-10% प्रश्न यूनिक टाइप के होते हैं, जिनको बारे में आपने सामान्य तौर पर पढ़ा हुआ नहीं होता, और उनको आप मतलब सोच भी नहीं पाते उसके बारे में, और आपको छोड़ना ही पड़ता है। तो एक तो हमारा 40% वाला रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपको 40% दोनों पेपर में अलग अलग स्कोर करना होगा। तो उस कई कैटेगरीज ऐसे होती भी हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नीची मेरिट रह भी जाती है। मैं सामान्य तौर पर बात कर रहा हूँ एक। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम जैसे पेपर 1 को यदि मैं एक उदाहरण के तौर पर पेश करूं तो 75 में से कम आपको 30 से 35 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि प्रथम दृष्टया देखते ही उनके उत्तर आपको ध्यान में आ जाएंगे। इतने आसान लेवल रहने की संभावना है 30 से 35 प्रश्नों का। तो RPSC में पेपर सेटर जरूर ये कोशिश करेंगे कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला है, वो बहुत ऐसा नहीं हो कि विद्यार्थी उसके कारण आउट हो जाए रेस से। तो ये पेपर का स्तर, सारे पेपर का स्तर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट पेपर में आपको 30 से 35 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे कि बिल्कुल सामान्य यदि किसी की तैयारी है तो वो डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा बहुत अच्छे तरीके से। बाकी हम बात करेंगे, जैसे अब मैंने आपको बताया PDF के अंदर। फिर बात आती है टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बता ही दिया। प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक तो होता है कि आप जैसे इतिहास में आप प्रश्न बैंक लेकर आते हैं, ऐसे भूगोल में भी लेकर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक आते हैं। फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन बैंक, जैसे अलग अलग पार्ट के तो मुश्किल है अभी ले पाना, आप सिंगल कोई क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसे अभ्यास कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप किसी की भी ज्वाइन करें, जैसे मैं भी उसी कम्युनिटी का हिस्सा हूं जो टेस्ट सीरीज बनाती है, क्योंकि मैं भी बनाता हूं कई पार्ट्स की टेस्ट सीरीज। लेकिन टेस्ट सीरीज का ये है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन मिल रहे हैं टेस्ट के अंदर, जैसे कभी कभी मैं भी इतिहास में टेस्ट लेता हूं, जैसे इंडियन हिस्ट्री के मैंने टेस्ट लिया अभी 40 से अधिक, तो उसमें कई बार कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसके अंदर जैसे 40-50 क्वेश्चन देने पड़ते हैं, तो कोई टॉपिक छोटा होता है, और उस छोटे टॉपिक में यदि 40-50 प्रश्न देंगे तो वो टफ बन जाता है फिर, क्योंकि इजी क्वेश्चन कितने मिलेंगे छोटे टॉपिक में, 10 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे। अब बाकी के क्वेश्चन जो अपने आप ही टफ बनेंगे, तो उसमें विद्यार्थियों के साथ समस्या ये हो जाती है कि भाई जब उनका स्कोर कम रहता है तो उनको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। तैयारी के बारे में ऐसा है कि आप ये मानकर चलिए कि कम समय में अधिक सिलेबस को जब हम कवर करते हैं तो हमें इतना कॉन्फिडेंस बन पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हमको ये लगे कि हाँ अब बिल्कुल मतलब बहुत एकदम सॉलिड तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा संशय आपके दिमाग में रहेगा, और आप अकेले नहीं हैं, लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये लग रहा है कि जब वो 10 दिन बाद में कोई जैसे इतिहास उठाया, उन्होंने मैनेजमेंट उठाया, तो उनको ये लगता है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। लेकिन जब पेपर आता है तो पेपर में, क्योंकि वहाँ पर आपको कौन सी चीज़ें याद नहीं रहती, जब आप किताब उठाते हैं तो जो टफ वाली चीज़ें, तो वो टफ वाली चीज़ें पेपर के अंदर बहुत कम पूछी जाती है। और उसमें भी देखिए, पेपर में भी आप यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टफ बना दिया कोई, उसके 4 आपको ऐसे कथन दे दिए कि वो आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है। लेकिन उसके कथनों के आप नीचे जब एग्जाम्पल देखेंगे, जो आपका ABCD ऑप्शन है कि A के साथ 1 मैच हो रहा है, B के साथ 3 मैच हो रहा है, इस प्रकार से, तो उसको भी आसान और कठिन बनाया जा सकता है पेपर में। और उसमें आप देखेंगे कि 4 में से कई बार आपको ऐसा मिलता है कि प्रथम दृष्टया देखने पर आपको प्रश्न कठिन लगता है, लेकिन जब आप नीचे के ऑप्शन में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि उन 4 में से यदि आपको एक भी आता है
तो वो एक ही कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा, बाकी कहीं मैच ही नहीं कर रहे होंगे। तो आसानी से यदि आपको बाकी के 3 कथन नहीं भी आते हैं तो भी आप कर पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे सारे ही प्रश्न ऐसे आते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रथम दृष्टया लगते कठिन है, लेकिन उनमें आसानी से नीचे ऑप्शन देखकर उनका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो वो एक आपको घबराना नहीं होता है क्वेश्चन देख के। बहुत सारे कठिन क्वेश्चन भी आंसर देने का जो तरीका है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए थे उसके कारण आसान हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप पेपर 1 के लिए चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, न चाहें तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट यदि आप निकालना चाहें तो साथ साथ निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको जैसे फर्स्ट पेपर में हो सकता है आप न लें, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आए उसमें आप देखते हैं कि 50% क्वेश्चन पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में या राजस्थान में आए हुए एग्जाम से रिपीट हो जाते हैं इधर उधर घूम फिर कर, और उससे एक आइडिया भी हो जाता है कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे मैंने इतिहास में हमेशा राय दी है एक प्रश्न बैंक की, तो सभी विद्यार्थियों ने, मैं जिनसे भी बात करता हूँ, उनके पास एक क्वेश्चन बैंक जरूर है। उससे ज़्यादा की जरूरत महसूस होती है तो लें, नहीं तो न लें। तो और उसमें भी आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जटिल प्रश्न बैंक लेने की प्रयास न करें, जो कि नेट वगैरह के स्तर के हों। ऐसे प्रश्न साधारण तौर पर आरपीएससी के एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते। 10% प्रश्न ही आपको ऐसे मिलते हैं। अभी मैं एक बीच में भूल जाऊंगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे 2018 में 3 तारीख को, 3 जनवरी, 6 जनवरी और 9 जनवरी को फर्स्ट पेपर हुआ। उन फर्स्ट पेपर का और आपका जो भी सब्जेक्ट के पेपर हैं, उन पेपर का 100% आपको पीडीएफ या तो आपने देख लिया अभी तक, नहीं देखा है तो आपको निश्चित तौर पर देख लेना चाहिए। यदि आप नहीं देखते हैं तो वो एक गलती है। जैसे फर्स्ट पेपर के 3, 6 और 9 को हुए, जैसे मैं बताऊं, ये लक्ष्य की एक ऐसी किताब आती है उनकी गाइड्स के साथ में, और भी प्रकाशकों की आती होगी, या फिर आरपीएससी की साइट से सिंपली आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। उससे क्या आइडिया होता है, जैसे मैंने इतिहास में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ये राय दी। वो विद्यार्थी कहते हैं कि सर मुझे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, सर मेरा तो, मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ, उससे मेरा वो प्रश्न छूट रहा है टेस्ट सीरीज के अंदर ये। तो मैंने उनको एक राय दी कि आपने यदि नहीं देखा है तो आप प्रश्न बैंक वैसे छोड़िए, आप पूरा पेपर निकालिए अपने सब्जेक्ट का, और उस पेपर में आप ये देखिए कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आपको, जब आपको ये लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तब भी आपको उसमें से 60 प्रश्न आ रहे होते हैं, क्योंकि पेपर का स्तर उतना नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। जैसे इतिहास के पेपर का आप 2018 का स्तर देखें तो बहुत ही आसान पेपर है, यानी आप जिस लेवल की तैयारी करने की सोच रहे हैं उस लेवल की तैयारी नहीं भी करेंगे, सामान्य चीज़ों को ही बार बार रिवाइज करेंगे, तो भी उसमें से आप जितनी मेरिट बनती है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल को आप पार कर सकते हैं। ऐसे ही मैं जैसे आपको अभी करंट अफेयर्स वगैरह के बारे में भी फर्स्ट पेपर में भी बताऊंगा आपको, कि जैसे हम सोचते कुछ हैं और एग्ज़ाम में आती बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, और वहाँ हम सामान्य तौर पर भी यदि तैयारी करते हैं तो हमारे अच्छे स्कोर बन जाते हैं। फिर उसके बाद में रिवीजन की बात आती है। तो जैसे अभी यदि हम मान के चलें कि दूसरे और चौथे हफ्ते के बीच में यदि आपकी परीक्षा है, तो अगस्त के, अभी आज जैसे मैं 13 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 17 दिन बाकी हैं। जो भी कुछ आपको थोड़ा बहुत नया देखना है, जैसे आपने प्रबंधन हो सकता है नया पढ़ा हो थोड़ा बहुत पहले, या कुछ और पार्ट रह गया हो, या करंट आपने बिल्कुल भी नहीं देखा हो, तो वो पार्ट आप अभी बिल्कुल इसी दिनों में कवर कर लें। यानी सितंबर में आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो आप सोच रहे हैं कि मैं किताब खरीदूंगा और फिर पढ़ूंगा। हो सकता है कोई प्रैक्टिस सेट ऐसा आ जाए जिसको आप लेने का आपकी इच्छा हो, वो अलग बात है, लेकिन आप सब्जेक्ट के पार्ट्स को छोड़े रखे हैं और आप नए स्तर पर सोच रहे हैं कि अगस्त में उसको पढ़ेंगे, नहीं सॉरी सितंबर में उसको पढ़ेंगे, तो फिर रिवीजन कब करेंगे। 1 या 2 बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं रहती। आपको कम से कम भी 4 बार तक का रिवीजन मारना चाहिए। मतलब लास्ट में आप 20 दिन में, 10 दिन में, इस प्रकार से 2 बार रिवीजन करके, रिवीजन का अलग अलग रहता है सब विद्यार्थियों के, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 4 बार आपको कम से कम आपका सिलेबस है वो आपकी आंखों से निकलना चाहिए। अभी आप नोट्स बनाने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, किसी वीडियो वगैरह देख के या आप कोचिंग से। अब नोट्स बनाने में यदि आप लगे हुए हैं और यदि 50 ही दिन का समय है तो आपके लिए फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि नोट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें यदि आप नोट डाउन करना चाहें शॉर्ट में, तो उसमें मैं कई बार क्या देखता हूँ कि विद्यार्थी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा जमा के लिखें, फिर उसमें वो दूसरे कलर पेन का इस्तेमाल। ऐसा नहीं करें, पढ़ना आप ही को है, ऐसा लिख लें कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अभी वो मोती जैसे अक्षर लिख के और नोट्स बनाने वाला समय बीत चुका है। तो ये कुछ बातें, फिर मैं देख रहा हूँ कि कुछ मैं भूल ना जाऊँ, फिर मैं पेपर फर्स्ट के बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में
प्रश्न आते आते गलत हो जाना, ये तो देखिए सामान्य तौर पर बहुत होता है। और मेरे पास जब भी जिस दिन भी मेरा टेस्ट होता है, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, तो इतिहास में जरूर ये मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आज तो 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो कि मेरे को मतलब आते थे सर लेकिन गलत हो गए, इसलिए मेरा थोड़ा सा स्कोर कम रह गया, नहीं तो मैं टॉप कर जाता। लेकिन वो उसमें मैं हर बार यही राय देता हूँ कि जो प्रश्न आपको ये लगे कि ये देखो कितना इजी है, तो आपके पास यदि टाइम मैनेज तो देखो पेपर में करना ही होता है, लेकिन आप उसको संशय की दृष्टि से जरूर देखें दोबारा। कई बार हम क्या होता है कि किसी कथन को देखते देखते हाँ हाँ ये वही है, और उसका जो लास्ट में यदि थोड़ा बहुत भी उसमें फेरबदल है तो उसको हम पकड़ नहीं पाते, हम फ्लो में पड़ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। और 2-4 क्वेश्चन तो जरूर विद्यार्थी गलत करके आते हैं और वो एक मान सकते हैं कि असफल होने का कारण बन जाता है। तो आप जरूर यदि आपके पास जितना समय है उस हिसाब से मैनेज करते हुए प्रश्न को दोबारा जरूर देखें, कितना भी इजी हो, आपको ये लगे कि ये तो बिल्कुल आसान है मेरे को, आप उसमें आपको ये मान लीजिए कि आपकी गलती की संभावना है, आप फिर से पढ़ें उसको। फिर उसके बाद में पेपर लेवल के बारे में विश्वेंद्र गुर्जर ने पूछा था कि आरपीएससी को लो रखना चाहिए इस प्रकार से। वो देखिए वो तो कैसा रखेंगे वो जाने, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 30-35 प्रश्न है, वो बहुत ही आसान होने की संभावना है और सामान्य तौर पर होते भी हैं इतने क्वेश्चन, लेकिन अब की बार ये थोड़ा सा विशेष ध्यान मेरे हिसाब से रखा जाएगा। फिर एक विद्यार्थी ने पूछा था, कई विद्यार्थियों ने उनके नीचे ये भी कहा कि आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स कितने होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये भी प्रश्न अब कुछ लोगों के लग सकता है कि ये टाइम खराब करने वाली बात है, लेकिन कई विद्यार्थियों ने ऐसा प्रश्न पूछा तो मेरा जवाब देना बनता है। इस पर देखिए कुछ विद्यार्थियों को लग सकता है कि इस प्रकार की बातों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक बार मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक बार गांधी जी के आश्रम में और गांधी जी की व्यवस्था संभालने वाले सचिव वगैरह थे, उन्होंने कहा कि आप नोटिस नहीं कर रहे कि हमारे 2-3 ऐसे लोग आकर हमारे आश्रम में रह रहे हैं जो कि शराब पीने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, आपको निकालो उन आश्रम को, ऐसे असामाजिक तत्वों को आप अपने आश्रम में जगह देते हो। तो मैं अब उन बच्चों का असामाजिक तत्व नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ इस प्रकार का। तो गांधी जी कहते हैं कि हमने आश्रम किस लिए खोल रखा है, कुछ लोगों में सुधार हो इसीलिए कि यदि जो सुधरे हुए लोग हैं यदि आश्रम के अंदर रहेंगे तो फिर हमारे आश्रम खोलने का मतलब क्या है, हमने उन्हीं लोगों के लिए तो आश्रम खोला हुआ है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं, यदि उनमें प्रश्नों को ही एड्रेस नहीं करूंगा, उनके जवाब नहीं दूंगा, तो मैंने चैनल क्यों खोल रखा है। फिर किसी भी प्रकार के प्रश्न हो विद्यार्थियों को, यदि उनको लगता है कि उसमें उनको कुछ जवाब चाहिए, तो मेरा तो ये दायित्व बनता है कि किसी को लग सकता है कि दूसरे विद्यार्थी का प्रश्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को लगता है कि मेरा प्रश्न है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सबका अलग अलग है, लेकिन मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। तो इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लगभग आप जैसे एक साथ बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जिन्होंने MA कर रखी है उन्होंने सबने फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम डाला है, लेकिन वो अभी इतनी जल्दबाजी हो रही है रीट के बाद में, पेपर जैसे अक्टूबर की संभावना है, तो उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके कारण ये मान के चलिए कि 20% ही स्टूडेंट लगभग ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने वालों में जो गंभीर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब 20% का ये हो गया, जैसे लगभग 1 लाख स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट के अंदर है, तो 20,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं और उनका एम है कि वो स्कूल लेक्चरर बने। लेकिन उनमें से भी बिल्कुल ससम्मान मैं कहना चाहूंगा कि 15% के करीब लगभग ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो या तो अंधी तैयारी करते हैं या डेढ़ से आने होते हैं। अभी वीडियो लंबा बनेगा मुझे पता है, ये आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लें, या कोई आपको जरूरी पार्ट न लगे उसको आगे छोड़ दिया करें। अंधी तैयारी क्या होती है कि आप बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, दूसरी बात आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या आ रहा है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आप बस लगे हुए हैं। उस प्रकार की तैयारी का कोई अंत नहीं होता, उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। और ऐसे विद्यार्थी ये हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने कितनी तैयारी की लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों ना, वो आसपास भी नहीं पहुंच पाते ऐसे सिलेक्शंस के। तो उसको आप अच्छे तरीके से कम सामग्री के साथ में आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपकी सामग्री कैसी होनी चाहिए। वो अभी तक आपने चूज कर ही ली होगी, अभी सामग्री चूज करने का समय तो गया। तो अभी आप एग्जाम की जैसे मैंने आपको कह रहा हूं ना कि आप फर्स्ट पेपर का 3, 6, 9 जनवरी के एग्जाम देखें कि उसमें पेपर देखें कि क्या दिया हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट का पेपर देखें पिछली भर्ती का कि उसमें क्या पूछा गया है। जिन्होंने पहले नहीं देखा उनको आश्चर्य होगा कि वो जिस लेवल की तैयारी की सोच रहे हैं उससे यदि आप थोड़े से कम स्तर की भी किताबें पढ़ेंगे तो भी वो एग्जाम में आपके सिलेक्शन लायक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आपको पुराने पेपर जरूर देख लेने चाहिए। क्या भूल गया बीच में, हाँ ये बात कर रहे थे कि जो तैयारी में स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो अपनाता है, ये शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, वो
थोड़ा सा आगे रहता है और निश्चित रूप से उसको कुछ प्रश्नों का लाभ होता है, मतलब कम चीज़ें पढ़ के भी कम समय में भी वो और अच्छे तरीके से मैनेज करता है। एक मैंने शब्द इस्तेमाल किया 1.5 आना। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं और उनमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी होती है और दूसरों से वो कुछ राय लेने की बजाय राय देते रहना ज़्यादा उचित समझते हैं। मैंने भी अपने आसपास में, परिवार में, समाज में ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत योग्य होते हुए भी सेलेक्ट इसीलिए नहीं हो पाते कि वो कुछ ज़्यादा मतलब ज्ञान देने का या इस प्रकार का कोशिश करते हैं कि अपने से जो जूनियर हैं या परिवार या पड़ोस में जो ऐसे तैयारी करें, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने इसी प्रकार की बातें करते हैं वो कि नहीं आरपीएससी ये नहीं पूछती, आरपीएससी वो नहीं पूछती, जबकि उनका खुद का हो ही नहीं रहा है कभी से। तो ये ऐसा होता है, परीक्षा में होता है, पेपर तो बिक चुका है, क्या कर रहे हो, या फिर वो हर टाइम राजनीति की बातें करते हैं। मतलब जो राजनीतिक बातें फेसबुक पर वगैरह पर चर्चा का हिस्सा बनी रहती हैं कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर समाज की बात, जातियों की बात, इस प्रकार की बातों में ही वो उलझ के अपना टाइम निकाल देते हैं और प्रश्नों के बारे में ज्ञान देते रहते हैं दूसरों से। इस प्रकार के प्रश्न, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपको आकर कुछ ऐसे यूनिक प्रश्न पूछते हैं और आपको आते नहीं और फिर आप सोचते हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं। आप ऐसे प्रश्नों के जवाब, ऐसी टेस्ट सीरीज का भी ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे दूरी बनाइए आप तो सामान्य तौर पर अपनी जो किताबें हैं उसके साथ स्टिक रहिए कि अभी ये मेरा मैटर है, इसके साथ ही चलेंगे और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कई बार होता है ऐसा, आपसे किसी ने आके 5 प्रश्न ऐसे पूछ लिए कि आपको नहीं आ रहे, तो अब देखो, एक सामने से प्रश्न बोलते ही हाथों हाथ जवाब दे पाना और एक ऑप्शन देके जवाब दे पाने में अंतर होता है। दूसरी बात, प्रश्न दूसरा पूछेगा वो ऐसे पूछेगा कि जो उसको भी नहीं आ रहे, कहीं पर मतलब जिनको जो डिबेटेबल क्वेश्चन है, जिनका उत्तर है वो किसी किताब में कुछ रहता है, किसी में कुछ रहता है, या कहीं मिलता नहीं है, तो उस प्रकार के प्रश्न तो निश्चित रूप से अध्यापक को भी नहीं आएंगे, तो विद्यार्थियों को तो कहाँ से आएंगे। तो इस प्रकार की बातों से आप ऐसे लोगों से बचें, उनका खुद का भी सिलेक्शन नहीं होता और वो आपका भी नहीं होने देंगे, तो उनसे बचना चाहिए और आप अपनी कम मैटर के साथ में और उसी रणनीति के साथ में आगे बढ़ते रहें और आपका निश्चित रूप से फिर सिलेक्शन होता है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि 5% से ज़्यादा विद्यार्थी टक्कर देने वाले कभी भी किसी भी एग्जाम में होते नहीं हैं। 5% ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको पता होता है, जो तैयारी करते भी हैं बहुत बढ़िया, और उनको पता भी होता है कि तैयारी कैसे करनी है। उसमें से भी फिर देखिए 2, 4, 5 नंबर का इधर उधर थोड़ा सा याद न रह पाना या और रह पाना या नेगेटिव कर देना, इस प्रकार की कुछ गलतियों के कारण कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ रह जाते हैं। तो एक प्रश्न था, मैंने सोचा छोटा जवाब है इसका, लेकिन बड़ा हो गया। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा एक ये बात थी कि सर एक ही जो सब्जेक्ट है उसके लिए अलग अलग मैटर पढ़ें क्या। जैसे आप कोई चीज़, मान लीजिए जैसे सामान्य तौर पर मैं बात करूं कि नाथ पब्लिकेशन की इतिहास की किताब सामान्य तौर पर सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट पेपर के लिए नाथ पब्लिकेशन वाली किताब। तो उस किताब को पढ़ने वाले विद्यार्थी अब ये पूछते हैं कि सर क्या हमें अब पेनोरमा से भी कुछ देखना चाहिए, या लक्ष्य से भी कुछ देखना चाहिए, या सुगम से भी कुछ देखना चाहिए। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप यदि किसी पार्ट के लिए यदि ठीक किताब पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप किसी टॉपिक्स को आप दूसरी किताबों में से भी कवर कर रहे हैं। ऐसा इतने में आपका समय निकल जाएगा और आप फिर ठीक से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एक ही जो सोर्स है उससे आप पढ़ते रहें और उसी से पढ़ जाते रहें। जैसे शैक्षिक प्रबंधन है वो एक ही सोर्स से पढ़ें, जो इतिहास है वो भी एक ही सोर्स से पढ़ें। बार बार इधर उधर आपको अब भटकने की आवश्यकता नहीं है कि आप 2 गाइड से और चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। कहीं एक से पढ़ लें और उसी से आपका काम बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि एक आध प्रश्न हर जो पार्ट है उसमें से गलत हो भी जाता है या आप छोड़ भी देते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लगभग बातें हो गई हैं और जैसा कि मैंने आपको रिवीजन के बारे में बता दिया है और यहाँ भी मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ बचा हुआ तो नहीं है। रिवीजन के बारे में हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगस्त के अंदर आपका कोई भी पार्ट ऐसा बचना नहीं चाहिए और रिवीजन भी चलता रहना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने 1-2 बार कवर कर लिया तो उनका रिवीजन चलता रहना चाहिए। कोई पार्ट आपका बचा हुआ है जिसको आप ये सोचते हैं कि स्किप भी नहीं करना लेकिन पढ़ना है, तो वो अभी आप बचे हुए 15-17 दिन के अंदर कवर कर लें और फिर सितंबर और अक्टूबर में कम से कम आप 2 बार रिवीजन जरूर लगाएं। आपको किसी पार्ट में ज़्यादा महसूस होती है ज़रूरत, जैसे आप अभी एक स्टूडेंट थी, उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि मैं जो फर्स्ट पेपर है उसमें मैथ्स और रीजनिंग तो मेरे को आती नहीं, बाकी मैं 3-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ चुकी हूँ और मेरे को ईजी लग रहा है। तो ईजी लग रहा है तो मेरे को डर लग रहा है कि अब मैं क्या पढ़ूँ इसके अंदर से। तो ये आपको बहुत अच्छी बात है ऐसा यदि आप ऐसी स्थिति में पहुंच पाते हैं कि आपको चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। लेकिन वैसी स्थिति में आपको छोड़नी नहीं है चीज़ें, आपको आसान लगती हैं फिर भी आप उनको रिवाइज कीजिए, फिर इसे रिवाइज कीजिए। और ऐसी स्थिति में एक ये मत सोचिए कि ये तो अब तो मेरे को आने लग गए और अब मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ। कुछ और की आवश्यकता नहीं होती है, जो है आपको आसान लगता है फिर भी उसको पढ़ते जाइए,
फिर भी उसको बार बार रिवाइज कीजिए। बार बार रिवाइज करने का कोई भी विकल्प नहीं है। कम चीज़ों को बार बार रिवीजन करने से बढ़िया मंत्र है ही नहीं सक्सेस का। तो ये कुछ बातें हो गई हैं। अब मैं फर्स्ट पेपर की आपको पीडीएफ दिखाता हूं और उसमें हम बात करेंगे कि कहां से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे हम लगभग 50% का एक टारगेट लेकर 45 से 50% सही बच जाए हमारे, उसका टारगेट लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारा पार्ट है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज में हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसा कि राजस्थान का पार्ट काफ़ी सारा इस बार ऐड कर दिया है, तो यहाँ से हम गैस करें कि 15 क्वेश्चन ही दिए हम मान के चले, और क्योंकि एक पार्ट में किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ाए भी नहीं जा सकते, यहाँ से 15 क्वेश्चन आने का ये मतलब है कि भी फिर मैनेजमेंट से क्वेश्चन कम होंगे, तो ऐसी स्थिति कम लग रही है। यहाँ हम यदि गैस करें तो एक प्रश्न यदि गुप्त से और एक मुगल से आ जाए तो अधिकतम 2 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना बनती है। फिर उसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, एक तो 1857 की क्रांति का प्रश्न आ जाए। फिर उसके बाद में प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसमें से भी देखो यदि आपको ज़्यादा अब यदि आपको ध्यान देने की कोशिश करें तो एक तो आप भगत सिंह को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ें, वैसे तो सबको ही पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ें आप, और इन 2 लीडर्स में से भी ज़्यादा संभावना बनती है यहाँ से प्रश्न आने की। बाकी भी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न तो देखो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इन पर विशेष ध्यान दें। तो यहाँ से मान लीजिए एक 57 की क्रांति से आ गया, एक प्रोमिनेंट लीडर से आ गया, और एक आपके राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, यानी ये जो पुनर्जागरण है इससे आ गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि मिनिमम 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आने की पूरी संभावना है। फिर उसके बाद में नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद और अंबेडकर। अब ये पार्ट यहाँ से आपको लाइन 2 ही दिख रही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पार्ट है और ऊपर वाले से ज़्यादा बड़ा पार्ट है। तो यहाँ से भी क्योंकि नेशनल मूवमेंट पर विशेष फोकस रहने की संभावना है, और यदि विशेष तौर से यदि ये प्रयास नहीं करेंगे कि राजस्थान को ज़्यादा वेटेज दिया जाए, तो यहाँ से कम संभावना बनती है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके नेशनल मूवमेंट से आ सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन है और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। ये मेरा एक गैस है। देखिए अभी आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें ठीक तरीके से राय दे सकता है, नहीं तो कोई आधे घंटे का कोई किसी का वीडियो नहीं देखता। यदि आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति ठीक तरीके से राय नहीं दे रहा है तो आपको तुरंत वीडियो छोड़ देने चाहिए और देखने भी नहीं चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको ये अविश्वास की स्थिति हो किसी भी अध्यापक पर, तो उस अध्यापक की वीडियो आपको नहीं देखने चाहिए। फिर उसके बाद में एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन, इसमें से एक ही क्वेश्चन आने की संभावना है आपको, जो आपकी सभ्यताएं हैं। फिर उसके बाद में है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की हिस्ट्री देखिए काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और यहाँ से यदि हम देखें तो मिनिमम 2 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना बनती है और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, तो यहाँ पर 1857 की क्रांति है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है। अब ऐसा हो सकता है कि 1857 की क्रांति से यहाँ से पूछ लिया जाए, तो हो सकता है ऊपर वाले पार्ट से नहीं पूछा जाए। तो ये एक गेस है मेरा कि 1857 में दोनों जगह से प्रश्न पूछना थोड़ा मुश्किल है, और यदि राजस्थान पर फोकस किया जाता है तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए। प्रजामंडल आंदोलन है, किसान और जनजाति आंदोलन है, और एक इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के एकीकरण। तो यहाँ से हम माने तो मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में सोसाइटी एंड रिलीजन से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो ये लगभग हम देखें तो 2, 2, 4, यहाँ से यदि 2 ही मान लें, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 3, 12 और 2, 14। अब यहाँ से देखिए जैसे यहाँ से हमने बात, इसमें भी 3 हो सकते हैं, या फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में भी 3 क्वेश्चन होने की संभावना है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला जो पार्ट है गुप्त और मुगल, उसमें से हो सकता है एक कम करके और नेशनल मूवमेंट या हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में एक दोनों में ही बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ से इन दोनों ही पार्ट से किसी पार्ट में तो जरूर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है दोनों पार्ट में से। ये जो कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन था कि उन्होंने मैथ्स, रीजनिंग वगैरह बाकी जो सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट जैसे हम छोड़ सकते हैं। तो यदि आपको आर्ट एंड कल्चर में दिक्कत है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका यदि पहले नहीं पढ़ा हुआ तो उनको काफ़ी सारी दिक्कत आती है, तो मेरा ये मानना है कि आपको इस पार्ट को छोड़ सकते हैं आप। यहाँ से 2 क्वेश्चन यदि आते भी हैं तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं होगा, उसकी तुलना में आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। तो यदि आपको ये पार्ट आपका बिल्कुल वीक है और आप ये सोचने के अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। टोटल देखिए यदि मैं बात करूँ तो हमारा पेपर 75 क्वेश्चन का है, और इसमें से यदि आप 65 क्वेश्चन की तैयारी बढ़िया कर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 नंबर का आप कहीं ना कहीं से पार्ट छोड़ सकते हैं, और उस छोड़ने वाले से में भी पूरा नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में भी सेकेंडरी लेवल में ये आपके अंकगणित और बीजगणित दे रखी है, और फिर मेंसुरेशन दे रखा है, जिसमें आपको घन घना, बेलन, शंकु, गोला और ठोसों का संयोजन आता है।
और इसमें से पिछली बार एक पार्ट ऐसा था, शायद 3 जनवरी वाला पेपर था, उसमें से इस पार्ट में से 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए थे, 3 का था या 6 का था, ऐसा था। तो यहाँ से पहले जो, यदि आप पिछली बार का यदि अंक विभाजन देखेंगे तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे, किसके, जिसमें से 10 प्रश्न तो थे आपके, मैं गणित और सांख्यिकी और इन सबको गणित ही लिख देता हूँ, 10 प्रश्न तो गणित के थे, 5 आपके थे, मतलब अलग अलग लिखा हुआ नहीं था तो सामान्य तौर पर आते थे, 5 प्रश्न थे हिंदी के, और जो 5 प्रश्न यहाँ पर थे आपके अंग्रेजी भाषा के। अब यहाँ से 10 प्रश्न गणित में, रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में, देखिए अलग अलग लेवल था, कभी कभी मेंटल एबिलिटी के 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए, स्टैटिस्टिक्स के 2 पूछ लिए गए, और मैथमेटिक्स के ये जो दोनों पार्ट नीचे दे रखे हैं इनमें से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो इस प्रकार से हो जाता था। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें, जैसे जो श्रेणी क्रम है वो जरूर पढ़ के जाए, उसमें से एक क्वेश्चन बहुत संभावना है कि आ जाता है, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं छोड़ें। इसके अलावा भी आप कोडिंग, डिकोडिंग है, ये आप देख सकते हैं, बहुत इजीली देख सकता है, नंबर रैंकिंग है, इस प्रकार की चीज़ें। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का देखिए बहुत आसान प्रश्न होता है, जिसमें आपको इस प्रकार से दिया रहता है 3 + 4 × 5 भाग 3, पिछली बार आया भी था एक क्वेश्चन, वो बहुत आसान रहता है। बस इसमें आपको ध्यान रखना है बोर्डमास के नियम का, कि पहले आप रेखाबंधनी सरल करें, वो रेखाबंधनी तो देते भी नहीं सामान्य तौर पर, ब्रैकेट सरल करें, फिर भाग करें, फिर गुना करें, फिर जोड़ करें, फिर घटाएं, तो वो बहुत आसान प्रश्न रहता है। तो ये इस प्रकार की 2-3 चीज़ें इसमें से आप जरूर देख लें, आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये आ जाएंगे, तो ये सीरीज वाला और ये 2-3 चीज़ें जरूर देख लें, क्योंकि 10 कई बार ये मैंने देखा है कि ये पूरा पार्ट है वो 10 नंबर का आता है मैथ्स, और तो पूरा यदि आप छोड़ देंगे, यदि आप मैथ्स और रीजनिंग पूरा छोड़ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप बाकी कुछ मत छोड़िए, फिर आपको लगभग सारे ही पार्ट देखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देता हूँ, हिंदी सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि 2 से 3 प्रश्न हर सामान्य विद्यार्थी कर लेता है। इतना भी आपको नहीं आता तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि संधि भले ही आपको रूल नहीं आए, लेकिन उपसर्ग पढ़ते, विलोम शब्द या जो समानार्थक शब्द है या अनेकार्थक शब्द हैं, शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि, और अंग्रेजी का पारिभाषिक शब्द, इनमें से इन 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन तो सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को कभी भी नहीं पढ़ा हुआ हो तो भी आ जाता है। तो आप यदि संधि और उपसर्ग पढ़ते पर यदि थोड़ा विशेष ध्यान दे लेंगे, और कुछ शब्द वगैरह यदि आपकी हिंदी पहले से बढ़िया है तो ज़्यादातर शब्द आप पहचान जाते हैं, और नहीं तो आप थोड़ा सा शब्द देख लीजिए, सामान्य तौर पर वही शब्द रिपीट होते हैं, 150 शब्द आप देख लीजिए। तो यहाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप नहीं भी पढ़ेंगे और आपका स्तर ठीक है पढ़ाई का हिंदी में, तो आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप, ये एक ऐसा पार्ट रहा है जहाँ तक आप 4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, यदि आपका पढ़ा हुआ है तो, और आप 5 तक भी जा सकते हैं। और ये हम मैथमेटिक्स वाली हम बात कर रहे थे, तो इस एक देखिए इसमें इजी क्या है, जैसे मैंने मेंटल एबिलिटी में बताया कि आप 1-2 चीज़ें करके जाइए, हो सकता है आपके 1-2 क्वेश्चन वहाँ से उलझ जाएँ तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है, और सामान्य तौर पर इसमें एक गेस रहता है कि एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो माध्य माध्यिका वाला जो सिंपल वाला सूत्र है, तीनों को मिला के उसके कॉम्बिनेशन से जरूर एक प्रश्न आ जाता है। तो ये पार्ट आपको नहीं मिस करना चाहिए। ये यदि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें छोड़ेंगे तो आपको फिर कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये इसमें से आप स्टेटिस्टिक्स वाला पोर्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स जब पढ़ाया, जैसे अभी तो उसकी फ़ीस भी, जैसे अभी जो फ्रीडम सेल चल रही है उसमें मैंने फ़ीस भी बिल्कुल कम कर रखी है। देखिए गणित मैंने जब पढ़ाया, स्टैटिक्स पढ़ाया मैंने, मैथमेटिक्स से सेकेंडरी लेवल, मेंसुरेशन, ये सब का वीडियो है, टोटल वीडियो है 17, और उस 17 वीडियो के अंदर में मैंने बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करी। और ये जो क्योंकि ईजी पार्ट है स्टैटिक्स के, मैंने नोट्स भी लिख के दे दिए और इसके क्वेश्चन भी लिख के दे दिए हाथ से, कि आप इनका अभ्यास कर लेना, आपके 1-2 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो वो आप देख सकते हैं। और पहले 300 रुपये हमने उसकी फ़ीस कर रखी थी, और अभी 2 दिन तक उसकी फ़ीस है वो 150 रुपये है। आप 15 अगस्त तक यदि लेंगे तो उसके बाद में वहाँ पर ऑफर नहीं आएगा। तो ये एक जानकारी है, मैं बेचना नहीं, ये नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ, आपको लगे कि इस पार्ट में आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने रीजनिंग तो खैर नहीं करवाया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन ये तीनों मैंने करवा रखे हैं, जहाँ से आपके लगभग 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आते रहे हैं। 7 क्वेश्चन भी बहुत बार 8 भी आए हैं, लेकिन 7 क्वेश्चन आते रहे हैं। अब की बार भी संभावना है, कम ज़्यादा का तो हम कह नहीं सकते, जैसा कि आप जानते हैं अंक विभाजन वैसे हुआ नहीं है। हिंदी का मैंने आपको बताया सबसे बहुत आसान पोर्शन है, और इसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंग्लिश का ऐसा सिस्टम है कि कई विद्यार्थियों तो इंग्लिश में सांस फूल जाती है, उनका तो देखो कभी कुछ इलाज नहीं है और उनको छोड़ देनी चाहिए। यदि वो मैथमेटिक्स रीजनिंग अच्छे से आती है तो ऐसी स्थिति में वो इंग्लिश छोड़ सकते हैं।
तो ये यदि आपको बिल्कुल भी इसकी आप अंग्रेजी से मान लो आपको डर ही लग रहा है, तो आप मैथ्स रीजनिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो भी स्किप कर सकते हैं। और आपकी इंग्लिश यदि ठीक है तो आप 2 प्रश्न तो जरूर इसमें से कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आसान होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप सोचते हैं मैं कर सकता हूँ, आप इसमें से करें और 3 से 4 क्वेश्चन तक इसको लेकर जाएं। फिर उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। देखिए, पहले 3 चीज़ों की मैं बात करना चाहता हूँ: इतिहास, समसामयिकी यानी करंट, और तीसरा आपका स्कूल प्रबंधन। ये 3 पार्ट ऐसे हैं जिसमें से यहाँ से यदि हम 15 माने, समसामयिकी से 10 माने और प्रबंधन से 15 माने, तो ये आपका 15 15 30 और 10 40, यानी आपका आधे से ज़्यादा पेपर इससे कवर होता है। यहाँ पहले क्या माना जाता था कि ये तीनों ही बहुत स्कोरिंग हैं और इनमें पूरे नंबर यानी लगभग 75% प्रश्न इसमें से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से माना जाए। अब की बार यहाँ से थोड़ी दिक्कत हो गई इतिहास में। सिलेबस काफ़ी बढ़ा दिया गया है और काफ़ी सिलेबस बढ़ाने के कारण रिवीजन में दिक्कत आ रही है। उसका अलग अलग पोर्शन भी अलग अलग हुआ है। जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया तो उसमें कला संस्कृति भी ऐड कर दी। इसी प्रकार से मध्यकालीन भारत के एक प्राचीन में गुप्त हो गया और मध्यकाल में आपका मुगल हो गया, वो ऐड कर दिया। फिर आधुनिक भारत का बहुत सारा पोर्शन ऐड कर दिया, तो उसके कारण ये थोड़ा सा टफ हो गया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करें। मेरा ये मानना है कि इतिहास में बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इतिहास में ज़रूर अभ्यास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि दिक्कत आती है तो आप राजस्थान का कला संस्कृति वाला थोड़ा पार्ट छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद में आती है समसामयिक। अब की बार मैं मानता हूँ कि ये दो पार्ट हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यदि आप कर सकते हैं तो इसमें कर सकते हैं। हो सकता है जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में बहुत अच्छा करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए यदि मैं बात करूं या और के लिए भी बात करूं तो ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको सर्वाधिक स्कोर करने पर ध्यान देना है। समसामयिकी, करंट अफेयर्स यहाँ पर है। देखिए, राजस्थान और भारत की जनगणना, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। अब सामान्य तौर पर क्या होता है कि राजस्थान की जनगणना का क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो हम राजस्थान पर विशेष फोकस करेंगे, लेकिन इंडिया को भी हम छोड़ नहीं सकते यहाँ पर। फिर उसके बाद में करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी भारत सरकार के कोई ऐसे कार्यक्रम जिसमें राजस्थान का रेफरेंस हो, उस प्रकार की विकास की योजनाएं। लेकिन कई बार हम बात करते हैं, चलो, स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भारत में जो चल रही हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में। इसके बाद में स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास से संबंधित जो प्रोग्राम है, अक्षय ऊर्जा से संबंधित आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो पोटेंशियल है भारत में उसके लिए और उसकी जो भी योजनाएं हैं उससे संबंधित, हेल्थ एंड हाइजीन यानी आपकी जो स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित स्कीम्स हैं राजस्थान की, उस पर आपको। अब देखिए, ये जो स्कीम वाला पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। देखिए, डेवलपमेंट की स्कीम सेंटर की राजस्थान के विशेष संदर्भ में। यहाँ पर मैंने क्या देखा, जैसे मैंने पिछले पेपर्स का विश्लेषण किया तो ये जो प्रोग्राम की जो स्कीम है इसमें दे रखा है इंडिया का स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, यानी ऐसी स्कीम जो केंद्र सरकार की हो और राजस्थान में भी उसका चल रही हो। लेकिन यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि राजस्थान की स्पेशल स्कीम भी पूछ ली जाती है विकास की, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पूछा जा सकता है, वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट हो जैसे कोई भी और स्कीम हो, वो ये कोई ज़रूरी नहीं कि केंद्र सरकार वाली जिसमें राजस्थान के संबंध में भी कुछ हो वही पूछी जाएगी, अकेले राजस्थान की भी पूछी जा सकती है। इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स का जो कोर्स है उसके अंदर राजस्थान की योजनाओं का भी प्रावधान किया है, क्योंकि उसमें से प्रश्न आने की संभावना है। विशेष हमें ध्यान देना है महिला पर, स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, कौशल विकास पर, यानी इन 4 में से आपकी पूरी संभावना है कि 2 क्वेश्चन उलझ जाते हैं, हर बार आते हैं। तो इस पर हमें बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इनकी गिनी चुनी योजनाएं हैं, 3 4 5 योजनाएं हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप करंट का पेपर उठा के देखें, हम कुछ का कुछ ही पढ़ते रहते हैं और प्रश्न आते हैं आसान। यदि मैं पिछले बार की बात करूं तो जैसे मैंने 3, 6 और 9 जनवरी वाले पेपर ध्यान से देखे तो उसमें से हर 10 में से मैंने ये देखा कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरों में से थे। यानी कुछ होती हैं खबरें जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, जिस पे हम ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन हर पेपर में मैंने ये पाया कि 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरों में से थे, जहां से एक सामान्य जागरूक व्यक्ति ये अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये जरूरी है और यहाँ से प्रश्न आ सकता है, और उसमें से 7 से 8 प्रश्न आते हैं। जैसे कि मैं नोट्स दे रहा हूँ, मैं आपको एक ग्लिम्स भी दिखाऊंगा मेरे नोट्स का यहाँ पर।
नोट्स दे रहा हूँ उसमें मैं कुछ येलो से हाईलाइट करके आपको देता हूँ। तो वो ये मान सकते हैं आपकी वो चीज़ें हैं जहाँ से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। आपको यदि ज़रूरी लगे तो वो ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सभी कोर्सेज पर ऑफर चल रहे हैं 15 अगस्त तक। तो यहाँ से आपको इस कोर्स में क्या मिलेगा, यदि आपको कोर्स नहीं लेना है तो 10-10 सेकंड वाला आगे बढ़ा के आप आगे की बात सुने। यहाँ 300 रुपये का कोर्स है, अभी इसकी 2 दिन तक मैं 200 रुपये प्राइस रख रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा ऑफर वगैरह सभी जगह चल रहे हैं, तो मैंने भी सोचा ये कर देते हैं। इसमें आपको हर मंथ की पिछले 12 महीनों की इंडिया, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है तो इंडिया और वर्ल्ड की आपको PDF दी जाती है, आप उसका प्रिंट करवा सकते हैं टाइप की हुई। मेरा यह है कि मैं बहुत ज़्यादा मैटर देने में कभी भी विश्वास नहीं रखता। यदि आपको मैटर ज़्यादा चाहिए तो आप किताबें पढ़ें और किसी का कोर्स लें। मैं बहुत अधिक मैटर नहीं देता, जो देता हूँ उसमें भी मैं हाईलाइट करके देता हूँ कि भाई इसमें आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। और मैं टेस्ट लूँगा उसमें आप और भी देखेंगे। तीसरा उसमें आप छलनी एक लगेगी कि और भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपको टेस्ट में दिखाई देंगे। जब मैं टेस्ट चालू करूँगा 20 अगस्त से टेस्ट है और 8 भागों में मैंने इसको बांटा है, 8 टेस्ट लेंगे, फिर कोशिश करेंगे 1-2 कंप्लीट टेस्ट भी लेने की, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। लेकिन 8 टेस्ट तो अभी 20 तारीख से हमारे शुरू होने वाले हैं, तो ये भी मिलेगी। इसके अलावा मैं 2-4 दिन में जनगणना की PDF भी डाल दूंगा। महामारी मैंने डाल दी, योजनाएं मेरी तैयार हैं, अपलोड कर दूंगा मैं। इसके अलावा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हर महीने आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर महीने आती है, वो शामिल है। और परमाणु कार्यक्रम कोई विशेष करंट में अभी आया नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन कुछ मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए अभी ये देखा मैंने कुछ गाइड्स में देखा कि भारत का जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या फिर जो इसरो के स्पेस के कार्यक्रम है, यहाँ पर आपको स्पेस प्रोग्राम्स है, उन्होंने लिख रखे हैं आपके भारत के, मतलब जब से उपग्रह भेजने शुरू किए और तब से लेकर के 100 उपग्रहों के नाम कोई याद नहीं रख सकता। पूछ भी लेगा तो कोई इलाज नहीं है। मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं ऐसी PDF अलग भी बनाऊंगा तो लिख के बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। चाहे आपको मेरे से पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। ऐसा कोई तुक नहीं बनता कि आप सिर्फ इसलिए कि आपसे प्रश्न बाहर नहीं जाए और आप कहीं का कुछ भी मैटर डाल देते हैं। मैं बिल्कुल भी कोशिश, मेरा टारगेट देखिए, मेरा टारगेट सीधा सा 7 से 8 प्रश्नों का है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 9 से कम प्रश्न नहीं आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जैसा मैंने पिछले पेपर्स का मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से मेरे को ये लगता है कि आपको जो टेस्ट और हाईलाइटेड मैटर है उसमें से भी आपको 7 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल सकते हैं। और संभावना हम तो यही मानते हैं कि हमारे से कोशिश ये करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए। तो ये हम इसमें विशेष प्रयास कर रहे हैं। तो अब इसमें से प्रश्न देखो, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ। ये देखिए करंट में, और आपको मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं उसमें भी आपको बता रहा हूँ विशेष ध्यान देना है प्रबंधन में, कि वो तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा अभी, और उसकी टेस्ट सीरीज भी मैं शुरू नहीं कर पाया हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न कहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन यदि जनगणना का आ जाता है, जनगणना का एक क्वेश्चन हो गया, सेंसस का। फिर उसके बाद में ये जो आपकी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, केंद्र और राज्य की अलग अलग प्रकार की हैं। इसमें देखिए स्किल डेवलपमेंट और स्वच्छता, वुमेन एम्पावरमेंट और ये जो अक्षय ऊर्जा है, इस प्रकार की हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन किसी भी योजना में आ सकता है। तो मैं ये मानता हूँ यहाँ से 2 से 3 प्रश्न योजनाओं में से आपके पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन आपका पेंडेमिक में से आएगा, जो इसकी पूरी संभावना है। देखो महामारी तो 1-2 और भी, मंकी पॉक्स वगैरह भी फैल गई है, जो कि मैं करंट के साथ देता रहता हूँ अभी, तो आप भी देख लेना। लेकिन संभावना है कि कोरोना से ही 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाएगा। फिर भारत का इसरो का 1 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि आपका जो स्पेस में जो भी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ से 1 क्वेश्चन आ जाए। वहाँ से यदि नहीं आता है तो ये जो आपके किसी प्रकार का कोई युद्धाभ्यास है या जो कोई नई मिसाइल है, कोई अग्नि आ गई, पृथ्वी आ गई, नाग आ गई, इस प्रकार के वहाँ से 1 क्वेश्चन, तो 1 या 2 क्वेश्चन इन सब चीज़ों से मैं मानता हूँ कि इसरो वाले में से 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने की संभावना है। फिर उसके बाद में आपका आता है देखिए एटॉमिक, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब में से तो 1-1 क्वेश्चन नहीं आएगा। इतनी तो आप तय मान के चलिए कि सबसे 1-1 क्वेश्चन आ जाए, बहुत कम संभावना है, क्योंकि फिर तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और एटॉमिक में से मैं ये मानता हूँ कि 1 क्वेश्चन आएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। इन महत्वपूर्ण घटनाओं में से 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हमेशा। महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान, ये दूसरा है। और महत्वपूर्ण घटनाएं भारत की नहीं, ये विश्व की भी होती हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान है, इसमें से 1 क्वेश्चन आ जाए आपका। फिर उसके बाद में आता है अवार्ड के बारे में और पुस्तक और लेखकों के बारे में। अब इसमें से अलग अलग भी 1-1 क्वेश्चन आ सकता है, और यह हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ही आ जाए, जैसे अवार्ड और पुस्तक का साथ में भी तो आ सकता है। जैसे अभी रेत समाधि को जो पुरस्कार मिला
मैन बुकर पुरस्कार वाला, तो वो पुरस्कार का भी है और अवार्ड का भी है, दोनों श्रेणियों में आता है, तो हो सकता है वही एक क्वेश्चन आ जाए दोनों में से। फिर उसके बाद में एक आपका स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, वो जो 100% रहता ही है लगभग। तो ये इस प्रकार से मैं मानूंगा 1 और 2 इसमें मान लें 3 4 5 6 7 8 9, और यदि स्कीम्स में से तीसरा आ जाता है तो ये हो जाएगा। नहीं हो सकता है साइंस टेक्नोलॉजी में से कोई दूसरा प्रश्न बाई चांस पूछ ले, या महत्वपूर्ण, ये तो कहीं से भी दूसरा प्रश्न आ सकता है, लेकिन यही लगभग लगभग अनुपात रहने की संभावना है 10 प्रश्नों के अंदर। तो ये हम ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान का कोई विशेष रोल इसके अंदर नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन मैंने पीछे जो रिसर्च किया उसमें क्या देखा है, योजनाएं राजस्थान की आपको जरूर पढ़नी चाहिए। खेल खिलाड़ी, यहाँ पर क्या लिख रखा है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसमें कहीं नहीं लिख रखा, न तो इंडिया लिख रखा है, न राजस्थान लिख रखा है, और न यहाँ पर वर्ल्ड लिख रखा है। यहाँ पर वर्ल्ड से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर इंडिया का आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादातर इंडिया का आता है, लेकिन राजस्थान का भी आ सकता है इसके अंदर से। तो हम राजस्थान के भी कुछ विशेष जो खिलाड़ी इस समय या खेल स्पर्धाओं के बारे में जो भी जानकारी होगी उस पर ध्यान देंगे। बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ इंडिया, इसमें भी राजस्थान से संबंधित कोई किताब का पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया का पार्ट है वो, राजस्थान कोई इंडिया से बाहर तो है नहीं। तो यहाँ पर यदि हम ज़्यादा कुछ न करें तो राजस्थान की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन पर हम बहुत कम फोकस करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैं शामिल कर रहा हूँ। बाकी राजस्थान का बहुत अधिक हम मैटर नहीं पढ़ेंगे, हम फोकस करेंगे इंडिया के ऊपर। वर्ल्ड की कुछ कुछ जरूरी बातें जो कि आप देखेंगे कि भले ही PDF में थोड़ा सा वर्ल्ड का ज़्यादा मैटर आ जाता है, लेकिन आप सामान्य तौर पर टेस्ट में देखेंगे कि मैं सिर्फ ज़रूरी बातें ही वर्ल्ड की शामिल करूंगा, और उससे आपको एक ज़रूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि वर्ल्ड की, जैसे मैं पिछले महीने की बात करूं तो आप जैसे तुर्की का नाम बदला गया, अमेरिका में गर्भपात पर रोक लगी, और इसके अलावा ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का एक क्वेश्चन था, और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, और स्टॉकहोम सम्मेलन। इस प्रकार के 5-4 लाइन हैं वो वर्ल्ड की एक महीने में इंपॉर्टेंट आती हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आप ये वीडियो देखिए, मैंने इतना बड़ा क्यों बना दिया ये यहाँ पर। फिर उसके बाद में आती है जनरल साइंस। यहाँ आप, मैं कहूँगा कि मैटर आप किसी गाइड से पढ़ रहे हैं आप, या किसी भी कोई लूसेंट वगैरह से पढ़ रहे हैं, वहीं से पढ़ लीजिए। 5% का ये मैटर है और छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक बार भी पढ़े हुए हों तो फंस जाते हैं। फिर इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, ये पार्ट तो स्कोरिंग रहता है हमेशा, और ठीक तरीके से पढ़ा हुआ हो तो इसमें निश्चित रूप से आप 4 तक क्वेश्चन में जा सकते हैं। ज्योग्राफी और राजस्थान, ये भी लगभग आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, और इसको भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। और जो अद्यतन आंकड़े हैं वो भी करंट अफेयर में इससे संबंधित कुछ बातें मेरे को कहीं भी लगता है कि ज्योग्राफी में पॉलिटी में कनेक्ट हो सकता है तो मैं उसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ। फिर उस बाद में आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, जो करंट के बाद में मैं मानता हूँ कि इस बार सबसे ज़्यादा ईजी और स्कोरिंग आप मान सकते हैं। 15 क्वेश्चन का ये मैटर कोई बहुत अधिक नहीं है, हालांकि किताबों में कुछ टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ाकर दे दिए जाते हैं, लेकिन उतना आप नहीं भी पढ़ेंगे। यदि आप सामान्य मुख्य पॉइंट भी यदि उनमें से पढ़ जाएंगे तो आप निश्चित रूप से 10+ का इसमें स्कोर करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें 12 से कम का स्कोर उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ यदि हम अब टोटल करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई हमारा जो भी स्कोर बनता है वो स्कोर किसी भी सूरत में 45-50 से कम का, यदि हम 50 का टारगेट लेकर चलेंगे तभी हम कहाँ 45-48 पे बच पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जगह लिखा था मेरा, मैं पेज में देख लेता हूँ और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्या स्कोर लगभग आपका रहना चाहिए। अब वीडियो बड़ा हो ही गया है तो इसको फिर चलने देते हैं। इतिहास में आपके 15 क्वेश्चन, जैसे हम माने 15 क्वेश्चन है तो आपको यदि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप लगभग 12 क्वेश्चन के तक इसका कोशिश करें। जो विद्यार्थी गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हैं वो यहाँ पर यदि 10 तक भी जाएंगे तो कोई विशेष बात नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे बड़ा पार्ट मैंने आपको बताया प्रबंधन में मैं आपको कहूँगा कि जैसे हिस्ट्री में हो सकता है आपका एक आध कम हो जाए, लेकिन प्रबंधन में आप कोशिश करें कि आपका 12 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप कोशिश तो ये करें कि आप 13 तक भी इसमें जाएँ, 13-14 तक भी। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स में आपका 10 प्रश्न यदि हम माने तो आप ये मान के चलिए कि आप थोड़ी सी भी ठीक से तैयारी करते हैं तो आप किसी भी सूरत में 7-8 प्रश्न से कम नहीं रहेंगे। 7 क्वेश्चन आप जरूर कर लेंगे। मेरे को ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं बहुत सारे कि सर करंट के कारण रह गया। करंट देखिए, मैंने पिछला पूरा पेपर देखा है तीनों, ऐसा कोई करंट नहीं पूछा गया कि जो नया आए। या तो आपने बिल्कुल ही ऐसी तैयारी की है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, बेमतलब के डेटा वगैरह आपने याद किए हैं तो उसके कारण दिक्कत आई होगी। फिर उसके बाद में गणित, सांख्यिकी और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है जिसमें से यदि 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सांख्यिकी वगैरह या 1-2 नंबर सिस्टम करके आप 2-3 क्वेश्चन इसमें से मैनेज करने की जरूर कोशिश करें। साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से ये अनुपात दूसरा होगा।
और साइंस में भी ये है कि जैसे विज्ञान वाले विद्यार्थी उनको ये मान ही लिया जाता है कि ये साइंस के हैं तो गणित भी कर लेंगे, बेचारों को बहुत दिक्कत आती है, मैंने बहुत बार देखा है। और यदि साइंस के विद्यार्थी सुन रहे होंगे तो वो मेरी बात समझेंगे ज़रूर। फिर उसके बाद में हिंदी में आप निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी करें और 3 से 4 का स्कोर करें, बहुत अच्छे तरीके से 5 तक भी जाएं, 4 एक अच्छा स्कोर इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद में आता है विज्ञान, इंग्लिश भी रह गया। विज्ञान में आप कम से कम कोशिश करें कि 5 में से 3 नंबर तक आप जाएं, और फिर मैं आपको टोटल करके दिखाऊंगा इसका। अंग्रेजी में यदि आपको अच्छे से आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से 3-4 नंबर तक जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी करेंगे तो आप 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन तो ज़रूर उसमें कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी आता है। नहीं आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका कोई दूसरा ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए जहां प्रबंधन में 13-14 तक चले जाएं, या करंट में आप 9 क्वेश्चन तक चले जाएं। तो इस प्रकार की बातें, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 15-15, 30, 10, 40, अच्छा कुछ चीज़ें रह गई, जैसे पॉलिटी रह गई, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में 5 क्वेश्चन है, ये एक मैं जैसे बता रहा हूँ, ये भी हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और इसमें आपको स्कोर करना चाहिए 3-4 तक का, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं आपको आते आते, जैसे मैं बात कर रहा था कि 1-2 क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं, तो उससे नेगेटिव का भी इफेक्ट पड़ता है। और फिर उसके बाद में ये तो राजनीति हो गई, और एक हो गया आपका राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में से भी आप प्रयास करके 3 तक यदि चले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि अब मैं इसमें टोटल करूँ 12, 12 दूनी 24, 7 31, 2 33, 3 36, 3 39, 2 41, 3 44 और 3 47 बनता है, यदि मिनिमम लेकर भी चलते हैं। यदि यहीं पर आप ये सोचते हैं कि इतने अटेम्प्ट करके ही आपका काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। हाँ, वैसे भी देखिए कैटेगरी वाइज भी अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आप ये 45 से कम में तो ज़्यादा आप सोचें ही नहीं कि इससे नीचे आप मत जाएं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्ट में वो बहुत लीड लेने की ऐसी उनका मादा होता है, ऐसी कुव्वत होती है उनके अंदर कि वो लीड लेते हैं, और वो उनका थोड़ा सा कम स्कोर भी रहता है तो भी चलता है। नहीं तो आप 45 प्लस के स्कोर का जरूर प्रयास करें। आप 50 पे आई रखें, जो कि एक बढ़िया स्कोर माना जाता है। 50 के ऊपर आप कोशिश करें, और इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 चीज़ें सभी बताते हैं मेन है, लेकिन मैं कहूँगा कि 2 बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इतिहास में हो सकता है कि यदि पेपर ईजी आए तो आपका स्कोर बनेगा, नहीं तो थोड़ा कम स्कोर भी रह सकता है, क्योंकि पार्ट बड़ा है। तो ये निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं इस प्रकार की। पेपर 2 के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं कर पाऊँगा। एक यहाँ पर बात आती है कि सर यदि ये 50 ही दिन बचे हैं तो मैनेज नहीं हो रही चीज़ें, बहुत मुश्किल हो रही है। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने बातें ज़रूरी सुन ली है वो जा सकते हैं। बाकी मैं एक कहानी बताऊँगा यहाँ पर। डायना नायड, यूनाइटेड स्टेट्स की एक महिला थी डायना नायड, थी क्या, अभी भी हैं, जीवित हैं, और उनके बारे में आप कभी भी सर्च करेंगे खाली समय में तो आपको बहुत अच्छा उसके बारे में सुनने को मिलेगा। उनका जन्म 1949 में हुआ, यानी आज के हिसाब से देखेंगे तो वो लगभग 73 वर्ष की हो चुके हैं। 14 साल की उम्र में उन्होंने तैराकी की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और लेकिन उनके जो कोच हैं उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया और वो काफ़ी परेशान रही, और छोटी बच्ची थी और वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई, उन्होंने झेला सब कुछ। उसके बाद में जब वो दूसरी जगह पर पढ़ने गई, उनका कोच बदला, तो उनकी बहुत अच्छी तैयारी हुई और वो एक बहुत अच्छी तैराक बन गई। अपने विश्वविद्यालय स्तर के जो प्रतियोगिताएं थी, छोटी दूरी की जो तैराकी स्पर्धाएं थी उनमें वो भाग लेती थी, 50 मीटर में, 100 मीटर में, इस प्रकार में, और उसने अपने यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड उस दौरान तोड़ दिए। लेकिन जब वो बहुत अच्छा तैर रही थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, उसी दौरान उसको हार्ट से संबंधित बीमारी हो गई, यानी दिल की बीमारी, और उसको 3 महीने पर तक हॉस्पिटल और अपने घर पे रेस्ट करना पड़ा। लेकिन जब वो वापस लौटी तो वो वैसी तैराक नहीं थी। कोच ने उसको बोला कि तुम्हारी रफ्तार कम हो गई है, अब तुम्हें छोटी दूरी की बजाय, जहाँ पर बहुत ही इंस्टेंट रिप्लाई करना होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगी। आप लंबी दूरी की तैराक बनने की कोशिश करें और अपना स्टेमिना बढ़ाओ, ज़्यादा लंबे समय तक तैरो। तो फिर उसने लंबी दूरी की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने की कोशिश की। जब वो 25 साल की हुई तो उसने 35 किलोमीटर की दूरी तक लगातार तैरी वो एक खाड़ी में, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अगले साल वो 45 किलोमीटर की दूरी में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और ऐसे 30 साल की उम्र तक, यानी 25 से 30 साल तक की उम्र तक वो, और लोगों के तो सबके रिकॉर्ड तोड़ ही चुके थी, वो अपने रिकॉर्ड भी तोड़ने लगी, यानी पिछले से बेहतर समय तक। यानी वो एक ज़बरदस्त तैराक हो गई, ऐसी तैराक जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता था। जब वो 30 साल की हुई तो 1979 का समय था। बहामा से फ्लोरिडा, अमेरिका के अंदर 164 किलोमीटर की दूरी, आप सोच के देखिए, हम पैदल नहीं चल सकते, 164 किलोमीटर की दूरी उसने 27 घंटे में तय की। इतिहास में ऐसा किसी महिला ने तो क्या, किसी पुरुष ने भी नहीं किया था, यानी किसी आदमी की भी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 164 किलोमीटर की दूरी तैर के पार कर दे, लेकिन उसने कर दिखाया 27 घंटे में। लेकिन यहाँ
से आगे उनकी ज़िंदगी देखिए। फिर उसने सोचा कि मैं क्यूबा से फ्लोरिडा की दूरी तय करूं। हालांकि 164 किलोमीटर वो तैर चुकी थी और 177 किलोमीटर की ही दूरी थी क्यूबा से फ्लोरिडा, यानी जो उससे पहले वो तैरी उससे 13 किलोमीटर अधिक थी। लेकिन वो जगह खतरनाक थी, वहाँ पर बहुत ही खूंखार शार्क थी, बहुत ही जहरीली जेलीफिश थी उस पानी में, तो बहुत ही खतरनाक यात्रा मानी जाती थी। तो उसने सोचा कि अब मैं 30 साल की हो गई हूँ और मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया, और वो अपने आप को बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही थी, तो उसने संन्यास ले लिया। यानी वो 177 किलोमीटर वाली दूरी उसने कोशिश ही नहीं की। उसके बाद में वो संन्यास ले लिया उसने। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, यानी स्पोर्ट्स के बारे में चैनल्स पे बताती थी। 60 साल की उम्र तक, यानी 2009 तक, 30 सालों तक उसने संन्यास लिए रखा, तैराकी से दूरी बना ली और इस प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर के काम करती रही। 2009 में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। जब डायना की माँ की मृत्यु हुई तो उसको बहुत झटका लगा, क्योंकि उसके जीवन में सबसे प्रिय यदि कोई था तो वो उसकी माँ थी। उसने अपनी हर सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया। फिर उसने सोचा कि मेरी माँ भी चल बसी है और मुझे भी एक दिन यहाँ से, इस दुनिया से जाना ही होगा। यदि मेरी माँ 82 साल की उम्र में मरी है और आज मैं यदि 60 साल की हूँ, तो यदि मैं उतनी उम्र तक भी जी तो मेरे पास 22 ही साल और हैं। अब मेरे पास, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ऐसा क्या है जो मैं चाहती थी और मैं कर नहीं पाई। उसके दिमाग में तुरंत आया क्यूबा से फ्लोरिडा, वो दूरी जो मैंने कभी तय करने की सोची लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की और वो तय नहीं की। क्या मैं अब ऐसा कर सकती हूँ? उसने उसी दिन से ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगले 1 साल तक वो ट्रेनिंग लेती रही। 12 से 14 घंटे तक तैरना, जिम करना, ये लगातार डायना ने किया। 61 साल की उम्र में उसने पहला प्रयास किया, लेकिन वो 29 घंटे ही तैर पाई और उसको अस्थमा का अटैक पड़ा और उसको बीच समुद्र से निकालना पड़ा। अगले साल 62 साल की उम्र में उसने फिर वही किया, लेकिन उसको फिर अस्थमा का अटैक हुआ और वो फिर से बीच रास्ते उसको लौटना पड़ा। 63 साल की उम्र में फिर प्रयास किया, वो फिर असफल हुई। 63.5 साल की उम्र में उसने फिर प्रयास किया, वो फिर असफल हुई। 64 साल की उम्र में, साल था 2013, उसने 53 घंटे लगातार तैरते हुए क्यूबा से फ्लोरिडा की 177 किलोमीटर की दूरी को पार कर दिया। वो दूरी जो कि इतिहास में किसी महिला ने, किसी पुरुष ने कभी पार नहीं की, जवानों ने भी पार नहीं की। जो जब जोश होता है मनुष्य में, 20 से 30 साल की उम्र के बीच में भी किसी ने हिम्मत करके वो दूरी पार नहीं की। वो डायना ने 60 साल के बाद में कोशिश करके 64 साल की उम्र में पार कर दिखाई। तो ये आप मत कहिए कि 85 दिन का समय है। 50 दिन काफ़ी हैं। यदि आप में जोश है और यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे ये करना ही है, यदि आपका कोई ऐसा एम है कि मुझे लेक्चरर बनना ही है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। समय आपके लिए बाधा नहीं है। आप ज़रूर प्रयास करें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद।